ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अहमद अजीज़ी आपका प्रोग्राम पूरा सच में एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और अगेन आज हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ हमारे मेहमान और मेरी पसंदीदा शख्सियतों में से एक शख्सियत आसिफ अली भट्टी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजीज साहब, आपका शुक्रिया कि आपने दोबारा मौका दिया हमें बोलने का। नहीं नहीं, बहुत बहुत आपको ये प्लेटफॉर्म आपका है। आप जब दिल चाहे इतने हमारे साथ जुड़ें और आप जैसे लोगों की राय आज के हालात में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, तो लिहाजा हम आपकी रहनुमाई लेंगे। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम अगेन रिफॉर्म्स को हम टच ज़रूर करेंगे, मगर करंट अफेयर पे, जिस तरह के आप बैनर में देख रहे हैं कि आज का प्रोग्राम भी हमारा अपकमिंग इलेक्शन या अपकमिंग सिलेक्शन के ऊपर है और हम इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो आसिफ भाई, इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाइए। ये जो सिलसिला है किसी को एक टेन्योर के लिए लाडला चुन लेने का, उसके बाद उस लाडले को अचानक से एक निकम्मा और नाकाम शख्सियत बताकर फिर दूसरे को लाडला बना देना और फिर उसके खिलाफ उसी तरीके से कैंपेन चलाना, ये जो आर्मी का खेल है, ये कब तक जारी रहेगा और इससे कौम क्या हासिल कर सकेगी? अजीज साहब, आपने एक जुमला जब आप बोल रहे हैं ये कि अपने लाडले को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसे निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करते, नाअहल करते हैं। नाअहल कर देते, अहल करते हैं फिर नाअहल करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प खेल है। जहां तक आपने कहा कि ये कब तक चलेगा, तो ये तो अल्लाह मियाँ बता सकते हैं, क्योंकि ऊपर अल्लाह मियाँ और नीचे ताकतवर पाकिस्तानी फौज। तो ये उसके वो कहते हैं, वैसे तो ट्रिपल ए कहा जाता है कि अब मैं कहना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन इशू ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि मुल्क का क्या हो रहा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त। दुनिया की ताकतें तो चलें छोड़ दें, डेवलप्ड कंट्रीज को छोड़ दें, आप डेवलपिंग कंट्रीज के सिर्फ जिक्र कर लें। आप जरा अपनी निगाह दौड़ा के देखें अपने दाएं बाएं आगे पीछे, तो आपको अंदाजा होगा कि लोगों ने पाबंदियों के बावजूद इंडिजिनस तरक्की की है। ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी बना ली है कि यूनाइटेड स्टेट्स भी सोचता है कि यार ये ईरान क्या कर रहा है जी। अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसको 20 साल आपने मारा, उससे पहले 20 साल मारा, 40 साल आपने उसको मारा, आज उसकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का ये हाल है कि डॉलर 80 अफगानी रुपए से ऊपर नहीं जा रहा जी। आप अपने जरा दाएं की तरफ देखें तो आपको एक दुनिया की ताकत मिलेगी जो कि आईटी और बिजनेस दुनिया के अंदर अजीम ताकत बन चुकी है जी। उससे थोड़ा सा आप निगाह अपने दुश्मन मुल्क, जिसको आपने डिक्लेयर किया हुआ है दुश्मन, वैसे दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने अपना कोई दुश्मन डिक्लेयर किया हो, क्योंकि कहते होते हैं कि सरहदें साझी होती हैं और हम सारे बदले नहीं जा सकते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम उस खित्ते में रहते हैं जहां पर हमने एक दूसरे को दुश्मन करार दिया हुआ है। तो अपने दुश्मन की तरफ जरा देखें तो आप उसकी सारी बुराइयों को एक साइड पे रखते हैं, हम सब उसको बुरा कहते हैं, लेकिन उनकी तरक्की के राज को देख लें, उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देख लें, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनका हाल देख लें और उनके सियासतदानों का हाल देख लें। करप्शन वहां पे भी है, बुराइयां वहां पे भी होंगी। मैं कोई टॉपिक डिस्कस करना नहीं चाह रहा, कहने का मकसद यह है कि आपसे, अच्छा चले उसको भी छोड़ दें, आपसे बायां हाथ जो जुदा हुआ था, जुदा हुआ था, उसकी तरफ ही चले देख के थोड़ा शर्म पकड़ लें कि यार वहां पे 84 डॉलर का अपना टका जो है वो $1 में है और आपके 350 में भी आपको डॉलर नहीं मिलता है। तो आप मुल्क की तरफ तो देखें कि आप और हम जिस मुल्क के बासी हैं, क्या उसकी इंटेग्रिटी, उसकी जो सालमियत है, उसका जो दुनिया के अंदर वकार है, जो उसका एक फेस वैल्यू है, क्या वो उसमें तो कोई मसला नहीं हो रहा? क्या उसको तो कोई डैमेज नहीं पहुंच रहा? क्या क्या सोचा हमने? अच्छा, लाडला आपका सवाल, आप ये कब से कर रहे हैं? ये आप इस मुल्क की पैदाइश कर रहे हैं, आपने पैदाइश इसी तरह होने दी कि बेचारे को जो कि जिसने मुल्क बनाया उसको आपने कहा कि तू तो अल्लाह के पास वापस जाना, तेरा तो काम हो गया, अब बाकी काम है हमारा। अब उसके बाद आपने बारी बारी अपने सिलेक्टेड जो है ना, वो कोई जिसको कायद-ए-आज़म बकौल कायद-ए-आज़म के पता नहीं कितना सच है, हमने तो किताबों में ही पढ़ा है कि जी मेरे जेब में खोटे सिक्के हैं, खोटे सिक्के, उन्हीं में से खोटे सिक्कों को चुन चुन के लगाते रहे। किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, किसी को सदर ममलकत बना दिया, फिर कहा नहीं जी आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। ताकत की छड़ी अपने हाथ में रखी, ठीक है,
हर चीज आपके अपने कंट्रोल में। मैंने आज एक प्रोग्राम किया है इसके ऊपर, कल आप शायद उसे देख पाएंगे। आपके प्रोग्राम के बिल्कुल ही एग्जैक्टली आपने टॉपिक वही रखा है कि आप इस ताकत को अपनी इंडोर्समेंट ना समझें, बल्कि आप अवाम की तरफ जरा देखें कि वो क्या सोच रहे हैं। मुल्क के अंदर 65-70% यूथ है इस वक्त। अगले 5 सालों में जो जिनकी एजेस जो है वो 16, 15 या 12, 13 है, वो भी अपनी उस एज को पहुंच जाएंगे जहां वो वोट के अहल हो जाएंगे। तो ये 70% लोगों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सारा कुछ आपने चलाना, सारा कुछ आपने करना है। भाई कोई शक नहीं, आप मुल्क की बेहतरी का सोचते हैं, हमें कोई शक नहीं है कि आप मुल्क के बहुत बड़े डिफेंडर हैं, हमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी की बागडोर आपके हाथ में है, हमें कोई शक नहीं है कि आप दुनिया के अंदर एक ताकतवर स्टेटस रखते हैं, हमारा पूरा रिगार्ड, पूरी रिस्पेक्ट है। लेकिन सियासत तो आपका काम नहीं है। आपने बाजवा साहब ने क्यों कहा था योम शोहदा की तकरीब में, उन्होंने कहा कि जी सियासत में हम मुब्तला रहे हैं, मुलव्विस रहे हैं। आर्मी का काम नहीं था ये काम करना कि सियासत में मुलव्विस होती, सिलेक्टेड और सिलेक्शन में जाती और किसी को दुत्कारना हो, किसी को निकालना हो, ये हमारा काम नहीं था। और आज मैं ऐलान करता हूं कि आइंदा मिलिट्री किसी भी किस्म की सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। तो वो ऐलान कहाँ हवा में चला गया। उसके बाद एन उन्होंने जो हरकतें की, मैं तो पूरा एक, आप अगर सेगमेंट रखें तो ये बाजवा डॉक्ट्राइन जो था, ये मुल्क को वहां ले गया है जहां से मुल्क का वापस आना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप सोचें जरा, आप सिर्फ सोचें कि आप किधर जाएंगे। आपके पास कोई रास्ता नहीं, आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, खुदा ना खास्ता। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, दुबई तक आप जिसको दोस्त कहते हैं, सऊदीया जिसको आप दोस्त कहते हैं, चाइना जिसको आप दोस्त कहते हैं, अमेरिका जिसको आप दोस्त कहते हैं, कोएलिशन पार्टनर थे आप उसके, कोई बंदा आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है यार। तो आप किस तरह से इस इंटेग्रिटी को बहाल करेंगे। तो ये सिलेक्शन और सिलेक्टर्स का जो किरदार है, इसको अब थोड़ा सा आपको डिस्क्रीट मैनर्स में ही सही, आप इसको पीछे ले जाना पड़ेगा, एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। वरना ये जो अभी सिलेक्शन होने जा रही है, ये एक तमाशा अहले करम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखें कि आपने जिस भोंडे अंदाज में एक शख्स 4 साल से मफरूर रहा, उस बेचारे को वहां पर अमान नहीं मिल रही थी, वहां से सऊदीया जाना पड़ा कि वीजा एक्सटेंड हो सके। बीमारी का बहाना उनका बेचारों का बीच में ही रह गया, वो तो याद भी नहीं लोगों को, हमारे एंकर्स को भी भूल गया, हमें भी भूल गया, सबको, भिखारियों को भूल गया, प्लेटलेट्स भूल गया, बाहर गया था यार, उसका इलाज ही करा दो यार, कोई बंदा किसी अच्छे से हॉस्पिटल में, क्वीन मैरी हॉस्पिटल में यार कोई दरखास्त ही दे दो। एक बीमार बंदा आया, उसका इलाज, वो बेचारा 4 हफ्ते की छुट्टी लेके आया हुआ है और सजा याफ्ता। आज आपको आर्टिकल लिखने वाला सजा याफ्ता नजर आ रहा है। यानी मुल्क से मफरूर होने वाला जो है वो आपको ठीक लगता है कि जी वो सजा याफ्ता, वो गलत सजा हुई थी, चलें जी ठीक है मान लिया, लेकिन सजाएं किसने दी? वो सजाएं किससे दिलवाई गई? अब तो आप जो सजा देने वाले उन जजों को आपने कुर्बान कर दिया यार। जिनसे आपने सजाएं दिलवाई, आपने उनसे इस्तीफे ले लिए। मतलब आपने आप उनका वो ही जो उनका जो वो सर पे ताज सजाया था आपने, आज उसी का वो तोक बना दिया आपने उसके गले में। बिल्कुल ठीक है, भी तू तो भाग यहां से वरना तेरी खैर नहीं है। तो अब ये जो सिलेक्शन है सर, ये काबिल कबूल नहीं होगी। और आप उसका नतीजा क्या देख रहे हैं कि वो जो वोट को इज्जत देने वाले साहब हैं, जिन्होंने नारा पूरे रोड पे, कभी मुंह इधर निकालते थे वोट को इज्जत दो, कभी गाड़ी की खिड़की कहते थे वोट को इज्जत दो, लोग आगे से जनाब ना मौजूद नहीं होते थे, वो जवाब देते इनको कि भाई वोट को इज्जत आपने देना है कि हमने देनी है, हम तो वोट देने वाले हैं, वोट को इज्जत तो आपने देनी है। और आपने वो साबित कर दिया कि गुलाम सरवर खान जैसा, माजरत के साथ मैं उनके मतलब कुछ नहीं कहता क्योंकि इल्जामात होते हैं, हमारे यहाँ तो सियासतदान दूध के धुले हुए हैं सारे के सारे, और ताकतवर वैसे दूध के धुले हुए हैं, तो ला महला हमारे, हम कहने वालों पे सारी आफताब गिरती आके, ठीक है ना। तो वो साहब को जनाब वहां पे उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहे, उसकी इस्तेकाम पार्टी, क्या नाम रखा है सर वो अपना जहांगीर तरीन साहब के हाथ पे बैत करने वालों ने। तो सिलेक्शन 2 तरह से हो रही है, एक पंजाब जो कि ताकतवर तरीन सूबा है, जो पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को एक लाठी से हाँकता है, और फेडरल गवर्नमेंट जो कि इसकी पपेट गवर्नमेंट होती है, जिसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं और वो चलाती है उसको, सिस्टम को, ठीक है। अब वहां की सिलेक्शन अलग है, पंजाब की सिलेक्शन अलग है, लेकिन दोनों अहल हो चुके हैं, दोनों नाहल से अहल हो चुके हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। अब वो जो अहलियत है, वो अहलियत साबित करने का वक्त आन पहुंचा। अब वो अहलियत साबित करने के लिए पूरी तरह से तगोदो जारी है, और ऐसे ऐसे लोगों को कि जो आपके दरीना कारकुन थे पीएमएलएन के, जिन्होंने आपके गैर मौजूदगी में पार्टी को जिंदा रखा अपने इलाकों के अंदर, जिन्होंने लोगों की बातें सुनी, जिन्होंने लोगों से मारें खाई, जिन्होंने लोगों के ताने और पता नहीं क्या कुछ सुना उन्होंने, ठीक है।
उन्होंने अपनी सियासत को कुर्बान किया किसी हद तक। तो आज आपने उनको कहा कि तू तो बेटा घर जा, या घर जाके लंबी तान के सो जा। वो जो है ना, जो कि जी मुनहरफ आया है पीटीआई से, जो बंदा है जिसके पास जी। वोट है, हम्म। के पास बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, अब ये देखें कि क्या कमाल है कि उसी ताकत को आप डिनाई करते हैं कि यार ये कोई वो तो देखें, ये यूथ क्या कहते हैं इनको, इनके बारे में पीटीआई वालों को, जी कि जनाब वो तो ऐसे लोग थे, ऐसे लोग थे। ठीक है, आज उन्हीं के जो परवरदा लोग हैं, जो सिलेक्टेड होके आए थे, वो जी। उन्हीं वोटों पे अब तकिया किया जा रहा है मियां साहब की तरफ से कि वो अपने वोट लेके आएंगे और जीत के और मेरी पार्टी के अंदर जनाब वो आएंगे और मैं प्राइम मिनिस्टर बन बस जाऊंगा। भट्टी साहब, बात यह है कि आपने तफसील से रोशनी डाली, आपका पॉइंट भी आ गया। जो आपकी जो टेक आउट है इस तमाम गुफ्तगू का, वो वही है कि ये जो छड़ी जिनके हाथ में, ताकत उनके हाथ में है। और हम को कहा यह जा रहा है कि इमरान ने जो साइफर लहरा के ये कहा था कि ये एक गुलाम कौम है और इसके असल हाकिम अमेरिका और बरतानिया है। अगर हम इसकी माजी में मिसाल देखें तो कायदे आजम के कहने पर डगलस ग्रेसी ने मना कर दिया था कि हम कश्मीर नहीं जा रहे क्योंकि मैं तो क्वीन को जवाब दूं। ये हिस्ट्री है हमारी। दूसरी मरतबा हामिद मीर साहब अपने नए प्रोग्राम में बयान करते हैं और तफसील से उस पर रोशनी डालते हैं कि किस तरीके से 1962 में जब इंडिया चाइना की वार हो रही थी और चाइना ने आपको विंग कर दिया था कि जी देखो ये बेहतरीन मौका है कश्मीर लेने का, तुमने सिर्फ वहां पर जाके बैठ जाना है। तो उस वक्त जो है वो हमारे सदर अयूब साहब जो है वो अमेरिका की तरफ फिर देख रहे थे और अमेरिका के इनकार के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि जिस वक्त ये अमेरिका विंग करता है उस वक्त हमारा एक जनरल 3 ब्रिगेडियर के साथ लेके कारगिल कर देता है बगैर पीएम को बताए हुए जब दिल चाहता है। ये वही फौज है जो अमेरिका के नाक के नीचे न्यूक बना लेती है अपने मुल्क के अंदर अगर चाहे तो, विल हो तो। मगर जब गुलामी करने पे आ जाए तो वो जो वसतुल्ला खान साहब हमारे उस्तादों की तरह हैं और उनको बहुत इज्जत दी जाती है सहाफत में, उनका नाम है, उनका एक मशहूर जमाना आर्टिकल है बख्शू, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारा रोल इस दुनिया में एक बख्शू का है और हम वो मोहल्ले का बख्शू हैं जो दूसरों के कहने पे किसी को पान ला के देते हैं, किसी को छालिया ला के देते हैं, किसी की ग्रोसरी खरीद के देते हैं। तो हम जो है वो कभी यूनाइटेड नेशन के बख्शू बन जाते हैं अमेरिका के कहने पे, कभी किसी के लिए अफगानिस्तान वॉर, किसी की प्रॉक्सी वॉर आपका क्या लड़ते हैं। ख्याल है, किसकी बात माने, अजीजी साहब की बात माने, आप क्या करें? नहीं, मकसद ये है कि क्या ये सब कुछ अजीजी साहब मदद, किसी किस्म की मदद कर सकते हैं? कोई फाइनेंशियल, कोई ताकतवर वेपन्स कोई आपको दे सकते, आप दे सकते हैं आप देखिए देखिए इस वक्त तो आप खुद फंसे में बाइपोलर वर्ल्ड के बीच में इस नहीं वक्त सर, नहीं। कभी। देखिए, मैं आपके सवाल को समझ गया हूं। देखिए, मेरी बात सुने, बड़ा इसका कैलकुलेटेड जवाब है। दुनिया में ताकत का एक उसूल है कि जो ताकतवर के साथ नहीं खड़ा होता वो मारा जाता है। ठीक है, ये जो बख्शू का जो करेक्टर हमारे वसत भाई ने लिखा ना, उसका बुनियादी फलसफा ही यही था कि जिस आप दौर में जिंदा रहते हैं, जिस बादशाहत में, जिस सुल्तानियत में आप मलूकियत में जिंदा रहते हैं, आपको उसका कल पुर्जा बन के रहना पड़ता है। नवाज शरीफ को आज क्या फीलिंग्स हो रही हैं? वो तो बड़े नारे लगा रहे थे, आप तो कह रहे थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और आज आप जूते पॉलिश करना, आपका छोटा भाई मशहूर है उसके लिए, लेकिन आपने उठा लिए, वो तो आपने जफ्फा डाल के ले गए, साथ ही ले गए जूते के, मैं तो नए बनवा के दूंगा आपको, पॉलिश भी नहीं लगाऊंगा। तो ये मामला सर जी किसी एक इंस्टीट्यूशन का नहीं है, ये एक ऐसी सोच प्रिवेल कर गई अजीजी साहब कि अब हमारे तमाम तबकात सिर्फ एक ही तरफ देखते हैं कि जिस तरफ ताकत की सदा आ रही है, जिस तरफ ताकत का सूरज चमक रहा है, सारे मुंह उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो जब आप इस तरह की सोच रखेंगे तो मुल्क के अंदर आप क्या डेमोक्रेसी लेके आएंगे? आप मुल्क के अंदर क्या तवाजुन लेके आएंगे? ताकत का मुमकिन नहीं है। और जब आप कहते हैं ना कि किसी एक की तरफ देखना शुरू किया, मैंने तो आपको शुरू में कहा कि आपकी पैदाइश, मुल्क की पैदाइश से लेके आज तक आपने कोई काम अपनी मर्जी का किया भी है? अगर आपने किया है तो आज उसका अवाम आपको रिगार्ड देती है क्या? जो आपको ताकत मिली है, वरना आपको रगड़ दिया जाता अगर वो ताकत ना होती आपके पास, जिसका भी आपने जिक्र किया जी। तो ये भी आपने अपनी उस ताकत के साथ किया है, अपनी उस विल के साथ किया है कि हाँ आप कर सकते हैं। मैंने आपको अभी मिसाल दी ईरान की कि जनाब वहां पे इंडिजिनस तरक्की की एक मिसाल कायम कर दी है। उनके आधे से ज्यादा लोग पीएचडी हैं इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनको बाहर पढ़ने की इजाजत नहीं है, बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो क्या आप अपने मुल्क के अंदर नहीं अपने लोगों पर रिलाई कर सकते? क्या आपकी, अच्छा मुझे बताइए, आज तक लोकल इंडस्ट्री आपने स्टैब्लिश की?
आज तक आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या कोई पोटेंशियल यहाँ पर पैदा किया कि लोग आए, अट्रैक्ट हुए, अजीजी साहब आए, वो उन्होंने जो मेहनत से पैसा कमाया है वो अपने पे बैक करें और आके एक फैक्ट्री लगाएं जिसमें 500 मुलाजिम रखें और लोगों को रोजगार भी मिले, पाकिस्तान को फाइनेंस भी वो करें, पाकिस्तान की माली मदद भी करें और दुनिया में एक अच्छा मकाम भी बनाए और नाम भी बनाए। सर यहाँ पान की दुकान कोई खोलने को तैयार नहीं है, मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री बंद कैसे करवाने के आएगी? लिए तैयार है, आप 40 साल से आप दूसरों की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपका जो सवाल है ना, उसका जो पहलू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके सियासतदान हों, आपके ताकतवर हों, आपके हम जैसे जर्नलिस्ट हों, हमारे जो सनतकार हों, हमारे जो तबकात हैं, जजेस साहिबान हों, मुझे बताइए ये क्यों इस्तीफे लिए गए हैं? आपने इस बात को छेड़ा ही नहीं है। भाई आप पूछे ना उनसे कि ये इस्तीफे दिए हैं या लिए हैं? लिए भाईजान लिए गए हैं। ये आज की भी बात नहीं है। मैंने आज से 1 साल पहले स्टोरी इसके ऊपर प्रोग्राम किया था कि जस्टिस बंदियाल के मुतालिक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके साथ जो उसके 5 रुकनी या 6 रुकनी बेंच बनता है, जिसके अलावा कोई और बेंच नहीं बनता है, इन सबकी इंक्वायरीज खुली हुई है इस वक्त। एक एक मिनट का, एक सेकंड का हिसाब लिया जा रहा है, लिखा जा रहा है और ये वक्त आएगा कि इनको फेस करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस तो अपनी दुम दबा के भाग गए। उन्होंने कहा कि यार मैं तो कुछ नहीं करता। आखिरी 4 महीने देखे आइसोलेशन में गुजारे उन्होंने। कभी ऐसे हुआ कि कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वो केस भी ना ले और वो फैसले भी ना सुनाए कि मैं तो रिटायर होने वाला हूं और सहाफियों से मिलके कहे कि यार मुझसे बड़ी गलतियां हुई हैं, बस अल्लाह मुझे माफ करे और आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। यार तो ये वाजे हो रहा है, ये जो बिचेस ऑफ द रिचेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये खुल के वाजे हो रहा है कि जिस वक्त इनको यूज करना होता है इनको यूज कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनके जब रिटायरमेंट का टाइम आता है फिर इनको अपना फ्यूचर देखना होता है, तो ये उन्हीं के एजेंडे पे काम करते रहते हैं जो काम इनसे लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग पे नाचने वाले वो पपेट्स हैं जिनसे हम कभी भी पूरी उम्मीद नहीं लगा सकते। भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं एक आम शहरी हूं पाकिस्तानी, जो कि कंप्लीटली डिटैच हो गया है इस वक्त इलीट वॉरफेयर जो चल रही है इस वक्त आपके मुल्क में। हाथियों की जो लड़ाई है, जिसको हुर्फ आम में बर्गरों की लड़ाई कहा जाता है, ये बर्गर क्लास है जो इलीट कल्ट के वो आपस में अपने मफाद और अपने स्टेक के लिए लड़ रहे हैं। इससे आम आवाम का कतन कोई ताल्लुक नहीं है। ये आने वाला इलेक्शन भी हमें कुछ देने का नहीं, इसमें हम अपने आप को रेलेवेंट बनाना चाहें तो हम उसमें रेलेवेंट बनाना या अपना किरदार अदा कैसे कर सकते हैं, या हम इसी तरह से आइसोलेट रहेंगे और ये तमाम फैसले ड्राइंग रूमों में बैठ के 2 4 5 लोग करेंगे मुल्क का? देखिए, पाकिस्तान के मुकद्दर का जो सितारा है वो उसकी आवाम है और उन्हीं के पास ये सितारा है, वही इसको चमकाएंगे। मसला ये है कि अगर आपने इस इक्तिदार के लिए, इस ताकत के लिए हर चीज मलिया मेट करनी है। अभी आप मैंने इसका नाम रखा है भल सफाई। ये जो इस वक्त हो रहा है ना, यानी ये आपको याद होगा पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दौर में ये भल सफाई एक शुरू हुई थी कि नहरी निजाम है पाकिस्तान के अंदर, चूंकि जी, हर कुछ सालों के बाद करवाई जाती थी जी। कि पानी उसमें समंदर से जो है वो दरियाए सिंध का और दरियाए जेलम का और चनाब का पानी छोटी कैनाल्स के अंदर डालने के लिए, ताकि आम जो किसान है उसको फायदा हो सके, तो कैनाल की सफाई करवाई जाती थी और फौजी सफाई किया करते थे। हमें याद है, हमें भी स्कूलों से बुला के कहा जाता था कि आप मिट्टी उठा उठा के बाहर निकालें। तो ये भल सफाई इस वक्त हो रही है। उन्होंने इस दफा सफेद बिल्डिंग जो कि हमसाए में थी, जो कि इसको पार्लिमान कहा जाता है, उस भल सफाई की बजाय भल सफाई 7 वाली सफेद बिल्डिंग से शुरू कर दी है उन्होंने। और वही जो कि अपने लगाए हुए उनके थे जिनसे उन्होंने काम करवाए, फैसले सुनवाए ताकत के बलबूते पर, आज उनकी भल सफाई हो रही है। और ये भल सफाई आपकी खबर के लिए कि ये अब यहाँ नहीं रुकने वाली, ये जा रही है अभी पंजाब की तरफ। अच्छा, ये भल सफाई जा रही है, ये आपके प्रोग्राम के लिए मैं अर्ज ये देता हूँ। और उसके बाद जा रही है केपीके। अच्छा। और उन सबकी इन्वेस्टिगेशन खुली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सबके ताकतवर, सब पर भारी जरदारी, वो अपने जजेस को बचाने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि वो उनको बावर करा रहे हैं कि भाई आपकी एस्टेब्लिश के मुतालिक आज तक उन्होंने तो कोई फैसले नहीं दिए। सिंध के जजेस तो साईं कोई ऐसी हरकत करते ही नहीं है ताकि उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो। लिहाजा आप तसल्ली तशव्वी रखें कि बलोचिस्तान में बाप है, सबका बाप, और दूसरी तरफ हमारे भाई हैं जरदारी। उन्होंने दोनों तरफ, ये बलूचिस्तान में भी जजेस के खिलाफ नहीं हो रहा, कुछ हो सकता है कि उनके खिलाफ उन्होंने रखे हों सबूत वगैरह नेक्स्ट फेज के लिए, लेकिन ना कार्रवाई होगी सिंध के जजेस के खिलाफ। ये अब कार्रवाई जाएगी पंजाब की तरफ और केपीके की तरफ आफ्टर
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट के मजीद जजेस के खिलाफ भी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है और किसी वक्त भी कार्रवाई होगी, उनको कन्वे किया जा रहा है। अब मसला ये है, आपने कहा ना कि ये नेक्सस जो है, ये ऐसा नेक्सस है सर जी जिसमें तमाम लोग बेनिफिशियल हैं, ठीक है। बेनिफिशियल जो हम तमाम कहते हैं वो 5,000 लोग हैं बेसिकली पूरे 25 करोड़ आवाम में। ये 5,000 फैमिलीज हैं छोटे बड़े मिला के, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो कौमी असेंबली के मेंबर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो टॉप 150 जर्नल हो, मेजर जनरल से लेके ऊपर तक के। ये वही 5,000 लोग हैं, उनका खानदान है नीचे जो कि फायदा हासिल कर रहा है। बाकी 25 करोड़ आवाम का इससे कतई कोई ताल्लुक नहीं है। मैं यही अर्ज किए देता हूं, मैंने आपको कितनी दफा कहा कि मुकद्दर का सितारा कौन है? पाकिस्तान के अवाम। पाकिस्तान की शनाख्त कौन है? पाकिस्तान के अवाम। पाकिस्तान की तारीख लिखने वाले, पाकिस्तान की तारीख को दुनिया के सामने पेश करने वाले कौन है? अवाम। मुझे बताइए, जब 2008 में 2007 में जो लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जिस तरह एक नई तंजीम बनी दहशतगर्द तालिबान की, उसके बाद किसने फेस किया? पब्लिक ने। ये ताकतवरों पे जब बात आई, जीएचक्यू पे हमला हुआ, उनके तमाम जो है एयर बेसिस पे हमले हुए, पीओएफ वार फैक्ट्री पे हमला हुआ, इस्लामाबाद में उनकी पिकेट्स पे हमला हुआ, रेंजर्स पे हमला हुआ, आए रोज पुलिस वाले शहीद होते रहे, तो कौन खड़ा था साथ में? अवाम। आज आप उसी अवाम को आइसोलेशन में डाल रहे हैं, आज आप उसी अवाम से इम्तिहान ले रहे हैं, आज उनको आप दहशतगर्द करार दे रहे हैं। अभी भी 8-10 हजार फैमिलीज जो है, हमें तो तादाद जो आपके अपने लोग बताते हैं कि अभी भी आपने उन बच्चों को, खवातीन को अंदर रखा हुआ है। यार इस मुल्क के अंदर निज़ामे इंसाफ अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर तो इस, कहते हैं ना कि इंसाफ के बगैर जो है वो चल नहीं सकता, माशरा चल नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक। अब इशू ये है कि जब आप मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो लोगों को फील होता है कि आप मजाक कर रहे हैं। आपका क्या काम है अभी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना? आपका क्या काम है सियासत को मैनेज करना? आपका क्या काम है कि आप आइन साजी या आइन के अंदर तरामीम के लिए वो बकौल इमरान खान की, आप देखें ये गिला भी शिकवा है ना इस साहब से कि जो कहते थे कि मुझे तो पता ही नहीं होता था, वो टेलीफोन करके मैनेज करते थे। हद हो गई यार, आप मुल्क चला रहे थे कि आप जुड्डू खाना चला रहे थे? ये कोई समझ नहीं आती इन लोगों की कि जब आप एम्पावर्ड हो जाते हैं, जब आपके पास एक पोजीशन आ जाती है। हाँ ठीक है, इमरान ने चैलेंज किया बेसिकली। आपको मैं कुछ रिवील करूं चीजें, आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि मैं आई विटनेस हूं। कॉरिडोर्स में था मैं जब इमरान खान साफ तौर पे क्यानी को, अपना इसको बाजवा कह के पुकारते थे, ठीक, और जिस तरह से वो उसको चैलेंज करते थे कि यार मुझे भी बताओ यार ये क्या तुम मीटिंग कर रहे हो आज, और वो जिस तरह फैज के साथ वो इंटरेक्ट करता था कि दे आर सबऑर्डिनेट्स, दे आर द वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दे आर नॉट द कंट्री। एब्सोल्युटली, और करना भी चाहिए। कोई भी वजीर आजम होगा उससे ऊपर तो कोई नहीं है। वजीर आजम उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? आज अटक जेल में पड़ा हुआ है जी। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो अदलिया हो सकती है, वो मुकर्रना हो सकती है, वो ये एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, ये मुल्क नहीं चला सकते। आपके पास हमने देख लिया ये तजुर्बा करके, ये मुमकिन नहीं रहा। अब ये आइसोलेशन में आप जाएंगे, अब आपको फेस करना पड़ेगा लोगों को, अब आप लोगों का रिएक्शन फेस करेंगे, तो उस रिएक्शन से बचने का आप सोचें, बजाय इसके कि आप नई टीम सेलेक्ट करें। आप सर वो तो इलेक्शन के बाद फेस करने का फेज आएगा। मैं अपने उसी नुक्ते को आपके सामने रखता हूं कि इससे पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में एक चीज सजेस्ट की कि अल्लाह का शुक्र है कि वो अब मुख्तलिफ क्वार्टर्स में उसकी बस सुनाई दे रही है कि 111 ब्रिगेड से बचने का क्या तरीका है और वो कैसे होगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको दूसरे क्वार्टर्स में भी सराहा जा रहा है। आज का प्रोग्राम जो है सैयद मुजम्मिल साहब का उसके ऊपर था, उसके ऊपर वो सेम बात की गई है। कोई साहब चाहें हमारे नाजरीन तो दोबारा जाके गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स में हमारा वो प्रोग्राम तफसील से देख सकते हैं जिसपे वो बात की गई है। आज मैं एक और बात उठा रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से, भट्टी साहब आपकी राय चाहिए इसमें। जी बताइए। ये हम जो इररेलेवेंट हुए हैं अवाम, पाकिस्तान की अवाम जो इसकी आसास है, जिसने फैसले करने हैं, हमने इन 5,000 लोगों को पाला हुआ है। इसका कसूर हमारा है, हमारी जहालत है, हमारी कमफहमी है, हमारा आपस में छोटे छोटे नारों के पीछे किसी एक पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के पीछे लग जाना, उसकी ट्रक की बत्ती के पीछे नारे लगाना। इसके वजह से हम आज तक अपनी कदर नहीं करवा सके। अगर इन तमाम 5,000 लोगों से डील करना है तो हम आवाम को
पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक यूनिफॉर्म एहतजाज करनी पड़ेगी, जो कि कंप्लीटली अक्रॉस द बोर्ड पूरे नेशन वाइड हो, और हम कंप्लीट बाइकाट कर दें इस इलेक्शन का। कंप्लीट बाइकाट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वोटर उसको वोट ना दे जब तक के सर्टेन एजेंडास के ऊपर बैठ के बड़े ग्रैंड प्लेटफॉर्म पे, जिसके अंदर आईएसपीआर के 4-5 जर्नैल भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे शामिल हों, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो है वो पार्टी होल्डर्स जो हैं उसके प्रेसिडेंट लीडरशिप आए और जर्नलिस्ट उनसे सवाल करें, और हम कम से कम कौम के उस एजेंडे पे एग्री कर जाएं कि हमें ये काम करना है। अगर वो काम नहीं होते, दिन है कि रात है? आपके यहाँ दिन है कि रात है? मेरे पास तो रात है आज। आप जल्दी ख्वाब देख रहे हैं। देखें, जागते हुए ख्वाब देखना अच्छा नहीं होता। डे ड्रीमिंग बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये मैं आपको इसलिए वजाहत से बताऊंगा कि हम ये ख्वाब कई मर्तबा दिन में और रात में भी देख चुके हैं। नहीं, कौम ने कभी बाइकाट नहीं किया इलेक्शन का। ख्वाब की बात सुने, इस ख्वाब की ताबीर इसलिए नहीं मिल सकती है कि हमारे जितने भी, जो आपने 5000 फैमिलीज की बात की, मेरे पास टोटल नहीं है, आपने शायद इसका कोई तज्जिया किया होगा कहीं से। सेनेट के लोगों की सीटें मिला लें, कौमी असेंबली मिला लें, प्रोविंशियल के तमाम लोगों को मिला लें। मैं अर्ज कर रहा हूं। देखें, ये विशियस साइकिल जो है, इसके नेक्सस में अब मैं थोड़ा सा आपको गिनवा देता हूं। सियासतदान लिंक्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट, उनकी रिश्तेदारियां हैं, बच्चों की शादियां की हुई हैं, बेटियों ली हुई हैं, दी हुई हैं। वही कनेक्शन है जजेस के साथ जी। वहां जजेस से कनेक्शन है सनतकारों के साथ, सनतकारों से ये कनेक्शन है पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हुए डायस्पोरा है उसके साथ। वहीं से जो आपके पब्लिक एंगेजमेंट के मुख्तलिफ इदारे हैं, जिनको हम सिविल ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ये उससे कनेक्टेड है। मैं तो हैरान था जब मैं बात करता होता था कि शेरपाव साहब जो है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। पता चलता था एक जर्नैल जो है, इनकी एक साहबजादी जिस तरफ ब्याही हुई है, वो उनके फलाने जो है वो जर्नैल है। एक जो साहब हैं सलीम सैफुल्लाह फैमिली, उनके आधी से ज्यादा फैमिली जो है वो फलानी ताकतवर कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई है। अरे भाई, किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे यार? आम मुड़ जुड़ के अजीजी साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी, आसिफ भट्टी साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप जिसका नाम लेना चाहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप उस निजाम को, जिस निजाम के तमाम किरदार आपस में मिले हुए हों, जिनमें हमारे जर्नलिस्ट भी शामिल हैं माजत के साथ, तो ये निजाम नीचे तो जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली, मैं आई एम सेइंग दिस व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, तो मुझे एक दफा उन्होंने पूछा 2011 में कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की ना करने की वजह क्या है? तो वहां पे एक्स एम्बेसडर भी बैठे हुए थे, एक्स कुछ जनरल्स भी बैठे हुए थे। तो जानबूझ के ये सवाल मुझसे किया गया कि एज अ यंग जर्नलिस्ट मेरा क्या ख्याल है। तो मैंने कहा, व्हेन यू विल स्टॉप स्पूनिंग अस। तो वो कहते, यार ये आपने बड़ा अजीब सा जवाब दिया है। मैंने कहा, आप इस पे तलाश कर सकते हैं। वो क्या परवीन शाकिर का है कि तुम इनमें अपना मुकद्दर तलाश कर सकते हो, तुम्हारे सामने अपनी हथेलियां रखनी, ठीक है ना। तो ये अब मुकद्दर तलाश करना जो है, ये हमारा काम नहीं है। ये उन लोगों का काम है जो ये मुकद्दर लिखते हैं, जो खुदा की कुदरत को अपने हाथों से इस्तेमाल करते हैं और फिर उस कुदरत को लोगों के ऊपर अपने बजोरे शमशीर जो है वो नाफिज करना चाहते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है। मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ, 4 जमातें मैंने पढ़ ली हैं, तो मुझे ये मौका नहीं मिलता है कि मैं सच्चाई बयान करूं अपने उन स्टूडेंट्स के सामने जो कल जिन्होंने कुछ अपना किरदार अदा करना है सोसाइटी में। जब मैं उनसे पूछता हूं, कोई सवाल या जवाब होता है, तो वो कहते हैं, सर आप जो हमें कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाते हैं, आप अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो मुझे शर्म आती है। मैं कहता हूँ, यार वो जब आप आओगे ना फील्ड में, आपको पता चलेगा। अब वो शर्माते हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ, यार वो कोड ऑफ एथिक्स मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो कहते हैं, सर आप ठीक ही कहते थे। अब मसला ये है, वो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो अमेरिका में तो इस्तेमाल हो जाएगा, कनाडा में तो इस्तेमाल हो जाएगा, यूके में तो इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। तो आप किस तरह से निजाम को ठीक करेंगे? यानी आपका एक छोटे से छोटा मुलाजिम, छोटे से छोटा आदमी मेरे जैसा, वो भी करप्शन में मुलविस अगर हो, और बड़े से बड़ा आदमी भी यही काम करता हो, तो फिर 25 करोड़ आवाम को आप क्या कह रहे हैं यार? आप उनके ऊपर क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं? नहीं, हम जिम्मेदारी नहीं डाल रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस सिस्टम से अलग हो जाएं, अपने आप को डिफेंस कर लें। गुलाम सरवर खान को आप टिकट दे रहे हैं, मुझे बताइए उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो 2.5 लाख वोटर है, वो क्या करे, किसको वोट दे, जब उसके मुकाबले में कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा। पीआईए लेके बैठ गया और किसी ने पूछने वाला नहीं। तबाह करके रख दिया यार आपने मुल्क की वाट लगा दी पूरी दुनिया के अंदर। और आज आप उसी तरह
मीठे नूरों के साथ जनाब मियां साहब के फर्जंद बन गए आप। तो इशू ये नहीं है, इशू फिर आप वहीं पे वापस चले जाएं ग्राउंड जीरो के ऊपर, कि हम इस सारे मामले को समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि मुल्क किधर जा रहा है। नहीं सर, वो नहीं समझना चाह रहे, उनको सब तो कुछ फिर पता आप है कैसे कह सकते हैं कि सर, मुल्क उनको सब अवाम कुछ पता बाइकआउट है। कर वो रहे ऐसा हैं, कुछ नहीं कि इलेक्शन वो का नहीं बाइकआउट समझना कैसे चाह करें? रहे, वो अवाम अपनी बाइकआउट क्यों पावर करें नहीं देना इलेक्शन चाह रहे। जब उनको पता है नतीजा वही निकलना है? अगर उन्होंने वोट नहीं भी डाला तब भी वोट निकल आने हैं, तो फिर बताइए मुझे नहीं क्या नहीं बात सर, कर रहे ऐसा हैं नहीं हो सकता। पूरी पूरी नेशन अगर बाइकआउट की सर? तरफ पूरी चली नेशन जाएगी, कहां से अगर खड़ी होगी? पूरी नेशन कहां से खड़ी होगी जब आपके पास वसाइल ही नहीं है? सिविल आप मजलूम सोसाइटी को मिल्क अपना हैं। रोल अदा आपके करना चाहिए आपके भट्टी 50 साहब। लाख तो सरकारी मुलाजिम है, 50 लाख सरकारी मुलाजिम क्या वोट का बाइकआउट करेंगे? उनकी नहीं, जाके नौकरियां डाल दें, जाएंगी। वो उनको तो डाटा से भाई पता एक चल काशन जाएगा। दिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा होने जा रहा था, वहां के लोगों को कहा गया कि कल से नौकरी पे नहीं आओगे तुम। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे के अफसर के खिलाफ, जो कि नैब का चेयरमैन था, उसके खिलाफ लोगों ने खड़े होने की कोशिश की कि वो इलिसिट रिलेशनशिप विद वन ऑफ द एप्लीकेंट उसके साथ था वो, और वो उसकी वीडियो भी थी, सारा कुछ था। लोगों ने जैसे ये कहा, इवन मीडिया को कहा गया कि खबरदार आपने खबर चलाई तो आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप कह रहे असमा हैं गिलानी बाइकआउट कर। जैसी शख्सियत अगर हमारे पास 10-15 होती आज के दौर में, तो वो कोई सिविल सोसाइटी की एक जद्दोजहद चलाती और सर एक मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने तौर पे पूरी कोशिश की। मैं आज यहाँ पे पढ़ने के बहाने से निकल आया हूँ 27 साल अपने जिंदगी के बेकार गुजारने के झोंक बाद। के। मुझे झोंक के, और लिटरली मैंने ना पैसा बनाया, रिकॉर्ड पे है मेरा। पिछले दिनों मेरा एक क्लास फेलो, ही वाज बिकेम डीआईजी एफआईए, उस पोस्टिंग हुई उसकी। तो उसने कहा यार ये फाइलें पड़ी हुई हैं, मुझे ये बताओ भट्टी यार, तूने आज तक प्लाजे किसके नाम पे बनाया है यार? ये जो कोठियां शोठियां बंगले इस्लामाबाद के, किसके नाम? मैंने कहा यार मैं तुझे बता दूंगा तो फायदा क्या, तू इन्वेस्टिगेशन करना बेटा, तू तलाश कर कि मैंने कहाँ कहाँ बनाया और कहाँ कहाँ पैसा रखा, किस किस जजीरे में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो साल के बाद जब इमरान खान का दौर था और एक जो उनके डीजी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो उसने मुझे फोन किया, कहने लगा यार ये तेरे ये जर्नलिस्टों की लिस्ट पड़ी हुई है और इनके ये चीजें सामने पड़ी हुई है, हमारे इतने इतने इनके माल मलबे और सारा कुछ हमारे सामने है, यार तू सच्ची सच्ची बता ही दे आप मुझे। तो मेरा छोटा भाई जो है वो भी उसी के कबीले से है, तो मैंने कहा यार तुम उससे पूछ लो कि मैंने कहाँ रखे हुए, वो शायद तुम्हें बता दे, तो मैं खुद तो नहीं बताऊंगा। इशू ये है कि भाई वो जो 27 साल गुजारे ना, उसके अंदर दो चीजें मैंने की। एक, मैंने पढ़ाया 17-18 साल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर। दूसरा, मैंने यूनियनिस्ट के तौर पर जिद्दोजहद की सिविल राइट्स मूवमेंट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, और आम जो अफराद हैं उनकी, खवातीन के हकूक के लिए, बच्चों के हकूक के लिए। और मैंने उसके लिए बहुत मुश्किल हालात भी देखे, उसको फेस भी किया, लोगों को, ताकतवरों को फेस किया। मसला ये है कि आपको नतीजा उसका क्या मिला। हाँ, ये जरूर है कि अवेयरनेस हुई। मैं खुद जाती तौर पे समझता हूँ कि मेरे इस वक्त आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, जो कि मुख्तलिफ चैनल्स के साथ, अखबारात के साथ मुंसलिक हैं, वो उस पर अमल करते हैं, और मुझे फख्र है बजा तौर पे, मेरी यही कमाई है सारी उम्र की। और ऑनेस्ट टू गॉड, उन्होंने मुझे एक चीज, मतलब फीडबैक जो मुझे मिलता है कि कम से कम वो ये समझते हैं कि हाँ, हम ये काम नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम लगी लिपटी बगैर कहने के काबिल हैं और हम कहेंगे, ठीक है। ठीक तो ठीक। ये तो आप कहते हैं ना कि जब सिविल सोसाइटी की तरवीज होगी, जब हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा, 70% यूथ जो है ना, मुल्क का निजाम बदलेगी। ये पाकिस्तान के मुकद्दर का सितारा है और पाकिस्तान को बदलना है। लेकिन जिनको एहसास करना चाहिए, हम तो उनकी बात कर रहे हैं कि वो देर बदेर समझ तो जाएं कि आप जिस रास्ते पे चल निकले हैं, हम सब मुहिब्बे वतन हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपके हर किस्म के नारे लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप रास्ता तो तयन कर लें कि किस सर, रास्ते पे जाना। फौजी खोपड़ी है सर, फौजी खोपड़ी जो होती है वो आपको मालूम है, वो जंग के लिए तैयार की जाती सर है। दुनिया भर में ऐसे होता है सर, ये कोई एक तो नहीं है, वो ये पूरी दुनिया के अंदर। आप ट्रंप को देख लें क्या हुआ उसके साथ, उससे उसके आगे चले जाएं, आपने यूके में देख लें कि निजाम कैसे बदला है, आप दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में देख लें क्या होता है। इशू हम वापस आ जाते हैं उस इशू के ऊपर कि पब्लिक से जब तक एडमिट नहीं होती है ताकतवर और पावरफुल कॉरिडोर्स, जब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वोट को इज्जत दो, जो नवाज शरीफ को किसी ने आइडिया दिया था, हमारी मौजूदगी में दिया था, मैं उस महफिल में मौजूद था, आप यकीन करें आप निजाम नहीं बदल सकते। बिल्कुल ठीक है। अगर हम आगे ले जाएं अपनी बात को और हम ये सोचें कि अगर हमें ये जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमें करने हों आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए,
तो वो कौन सी चीदा चीदा बातें होंगी जिसके ऊपर कम से कम हम एक कंसेंसस बिल्ड करके आगे चलें, कोई बात करें, हमारी कहीं तो कोई रिप्रेजेंटेशन हो आवाम की। तो वो कौन से नुकात होने चाहिए आपके ख्याल में जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कहें कि हाँ भाई अब हमें इलेक्शन में इस पार्टी को वोट डालना है। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि हम कौन सी ऐसी ये बातें आपका अजीज साहब बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन आपने बड़ा शानदार किया है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे देखें, जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रही थी ना, तो उस कमेटी का इजलास होता था पार्लियामेंट के अंदर, ठीक, और उसके अंदर रजा रब्बानी जैसी बड़ी बड़ी शख्सियात, जी, शीर रहमान उसकी सेक्रेटरी हुआ करती थी, और भी बहुत सारे जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे उसका हिस्सा थे। तो ये उस वक्त भी शद्दोमत से बात होती थी कि भाई हमें ऐसी रिफॉर्म्स करनी है कि जेन्युइन लीडरशिप ऊपर आ सके। ठीक, अच्छा, वो कैसे आएगी कि खुद पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन, दो बड़ी जमातें अपनी पार्टीज के अंदर इंतखाबात नहीं कराती। नहीं, कोई नहीं कहा। किस डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं? कौन सी रिफॉर्म्स होंगी? अच्छा, फिर आपके कैंडिडेट की सिलेक्शन का तरीकाकार ही दर्ज नहीं है। आपका कोई शख्स जो कि यहां मुझे बताइए फेलनी का केस हो, मुझे इलेक्शन जरा एक छोटे से कौंसल का इलेक्शन लड़ के दिखाएं आप जरा। सारी उम्र के लिए नहीं लड़ सकते आप। आपने चोरी 5,000 की चोरी की हो, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप कोई ओहदा, पब्लिक ओहदा नहीं कैरी कर सकते जी, तो फिर आप प्रेसिडेंट सेट करें ना, आप निजाम बनाएं। आपके तो खर्चे आपने लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने 1 करोड़ से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन के लिए। और मुझे बताएं वो 1 करोड़ का खर्चा होता है, और हम जिन ममालिक में रहते हैं वहां पर ये भी है 1 कि अरब से जी, ज्यादा का खर्चा होता है एक एमपीए का इलेक्शन और एक एमएनए का इलेक्शन के लिए। जी, आप क्या बातें कर रहे हैं? कौन चेक एंड बैलेंस करता है उसके ऊपर? कोई देखता है? बिजली चोरी हो रही होती, चले छोटी से छोटी बात पे आ जाए, बड़ी घटिया बात है ये कि लोगों को रोटी कहां से खिलाई जा रही है। लोगों को जो लाइटिंग हुई है वो कैसे हुई है? किन खंभों से जनाब उतारे लगा के निकाली हुई है उन्होंने लाइट। आप बता रहे हैं कि यार निजाम ठीक हो जाएगा? ऐसे थोड़ी होगा। ये तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ये 70% यूथ जो है ना, इसको आप आगे लेकर आएंगे, वो खुद अपने रास्ते का तयन करेंगे, वो खुद पढ़ के समझ के बाशऊर होके अपने मुकद्दर का फैसला करेंगे। अदरवाइज सर, ये जो लोग हैं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है इस बात का। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की बात इसलिए आपको बताई कि जिस वक्त ये स्पूनिंग बंद होगी, आपके बाहर से खांचे बंद होंगे, जब आपको बाहर से एड मिलना बंद होगी, आपका मुल्क सोचना शुरू करेगा, आपके ताकतवर सोचना शुरू करेंगे कि अपने लोगों पे हम रिलाय करें। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सर देखें, ना वो बंद होनी है, ना हमारे लोगों ने सोचना शुरू फिर बस करना है। कर दो साहब, गल ही खत्म कर दो, फिर मुका दो गल नूं, मन कुछ नहीं जाओ, होना वापस जाओ, ऐसी इलेक्शन लो और मुस्लिम लीग नून दा टिकट लो और वजीर आला बन जाओ चुप करके जाके। पहले भी जर्नलिस्टों की लंबी लाइन है, आपका नंबर लेट हो जाएगा वरना। तो आप ये बताएं कि आप समझते हैं कि सबसे बड़े सूबे का इसमें सबसे बड़ा रोल है आइंदा आने वाले इलेक्शन में तमाम। मेरे एक भाई हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझसे आज से कुछ 4 महीने पहले, 3 महीने पहले मुझे ऐसी गपशप में कहा, उन्होंने कहा यार ये जहांगीर तरीन जो है ना, मुझे इस पे बड़ा शक हो रहा है। मैंने कहा किस बात का? कहेंगे मुझे लग रहा है कि इसका पंजाब में बहुत अहम रोल होने वाला है। मैंने कहा वो नहल है यार, उसको तो बेचारे को जिस इस्तेमाल करना था कर लिया इस्तेमाल, उन्होंने जितना इस्तेमाल वो हो सकता था। जाली किरदार है जिस तरीके से वो बना एक बैंकर के तौर पे, जिससे उसने फैक्ट्रियां लगाई मुशर्रफ के दौर में। मैं उस पर पूरा एक प्रोग्राम करूंगा, वो भी इन्हीं के मशवरे के ऊपर। इशू ये है कि भाई एक शख्सियत को नाअहल करार दिया गया एक शख्स को बचाने के लिए। उस वक्त वो अहल था, ठीक है, एक शख्स को बल्ली दी गई है सर, अब वो शख्स नाअहल है और जिस शख्स को नाअहल किया गया वो अहल हो गया। अब इतनी सी बात है। और उसको जब आप हवाले करें, सबसे बड़ा मंसूबा आपने बनाया कि सबसे बड़ा सूबा उसके हवाले किया जाए, ताकि वो मुल्क के अंदर उसी तरह जहाज लेके घूमे और मुल्क की तरक्की करे और बीज बोए, जहाज के जरिए बीज फेंके और वहां पे नए नए पौधे, खुदरो पौधे उगे। तो यार आप निजाम को ठीक करने की बात कर रहे हैं। आप बुज़दार साहब की दौलत का कुछ सर आपकी नजर से गुजरा? ये बुज़दार साहब के एसेट्स आए रिसेंटली, ये कल परसों की। दैट इज अ पीनट। आप उसके नीचे काम करने वाले सेक्रेटरी के बारे में अगर पता चल जाए ना आपको, उसके प्रोटोकॉल चीफ का आपको अगर पता चल जाए ना कि उसने कितने पैसे बनाए हैं, तो आप कहेंगे यार हमने सारी उम्र क्या किया है, हम प्रोग्राम ही करते रह गए। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। हम जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी रखेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके रिफॉर्म्स के ऊपर वो कौन कौन से अवामिल हैं जिसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जहमत दूंगा कि आप अपना मेरे पास वो पूरे मिनट्स मौजूद हैं। अगर आपका तो मुझे थोड़ा पहले पता चलता तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है ये सारा कुछ, और बिल्कुल सर, इंशाअल्लाह दिखाऊंगा और रिवील करूंगा कि वो जो इलेक्शन ये कमेटी थी उसने क्या रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, और मैं उसका हिस्सा था। और मैंने उस वक्त भी ऑब्जेक्टिवली ये बात कही थी कि अगर आप ये बुनियादी आर्टिकल्स जो हैं इसके इलेक्शन कमीशन के, अगर उसमें अमेंडमेंट्स कर दें
और इलेक्शन कमीशन को इतना एम्पावर कर दें कि वो आपकी सिक्योरिटी सही कर सके, तो सारा निजाम ठीक हो जाएगा। बहुत कुछ लेकिन सही आप हो करना सकता है। क्या चाहते हैं? आप पपेट को लगाते हैं वहां पे चेयरमैन, आप पपेट को लगाते हैं वहां पे सेक्रेटरी, अपनी बिल्कुल मर्जी का काम कराते हैं, अपनी मर्जी से बिल्कुल सर्वे करवाते हैं, अपनी मर्जी से डेट्स लेते हैं, अपनी मर्जी से इलेक्शन करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं, इंशाल्लाह ताला इस पे हम डिटेल से प्रोग्राम करेंगे और इस पे हम डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त बढ़ गया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। इंशाल्लाह ताला आपको फिर रहमत देते रहेंगे। थैंक यू बहुत साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Bye.